और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, मुझे नहीं याद आता कि उत्तराखंड के इतिहास में इससे पहले विभागों के बंटवारे को लेकर मलाईदार विभागों की चाहत कभी इतनी ज्यादा हुई हो मंत्रियों को, या फिर इतनी कश्मकश, इतनी जद्दोजहद हुई हो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर। नहीं, बिल्कुल आशीष, ऐसा तो नहीं है कि मलाईदार विभाग कोई मंत्री नहीं पाना चाहता हो। इसको लेकर हालांकि लड़ाई शुरू से होती रही है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ा अलग है। इस बार क्या है कि मुख्यमंत्री के दावेदार यहाँ पर ज़्यादा थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद उनकी एक ही प्राथमिकता है कि कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कम से कम जो मलाईदार विभाग है, उनकी पसंद के जो विभाग है, कम से कम वही उनमें उनमें मिल जाए। और जिसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग का आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी रिपोर्ट भी दिखाई कि आखिर में क्यों ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोग लोक निर्माण विभाग या ऊर्जा विभाग को पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का और अरबों रुपए का मैं कह सकता हूँ जो बजट यहाँ पर आता है लोक निर्माण विभाग में और ऊर्जा विभाग में, यही इसके पीछे की एक वजह है कि कोई भी मंत्री इन मलाईदार विभागों को छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसे में जब वो मंत्री बन गए हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी यही चाहता है कि मलाईदार विभाग उनको मिले। और यही सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर बहुगुणा के लिए बन गई है, क्योंकि पहले सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मंत्री पद को यहाँ पर देना, क्योंकि दावेदार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसे तैसे आलाकमान से सूची फाइनल होने के बाद मंत्री पद तो उनको दे दिया गया। तो ऐसे में जोड़ तोड़ पर सभी मंत्री लगे हुए हैं कि उन्हें उनका मनपसंद का विभाग मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो मंत्रिमंडल की जो संरचना यहाँ पर सामने आई है, उसमें 3 निर्दलीय हैं, एक यूकेडीपी का विधायक है, एक बसपा का विधायक है। इसके साथ साथ जो दूसरे विधायक है उसमें बहुगुणा का कोई भी यहाँ पर मंत्री नहीं है, कहीं ना कहीं हरीश खेमे के वो मंत्री हैं। तो ऐसे में बहुगुणा की बात कोई भी नहीं सुनने वाला और हर कोई चाहता है, और कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव बहुत ज़्यादा है बहुगुणा पर, मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर। और इसी वजह से शायद बहुगुणा 2 दिन से दिल्ली में है और वो चाह रहे हैं कि आलाकमान इस सूची को फाइनल करे ताकि उनको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम रहा है दिल्ली की बात करूँ तो सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई और एक सूची वो फाइनल करके यहाँ से गए थे किसको क्या विभाग दिया जाना है। और जो खबरें यहाँ पर आ रही हैं ऊर्जा विभाग को लेकर फिलहाल उन्होंने अपने पास रखने का मन बनाया है, जो उनकी जो सूची फाइनल है जो हमारे पास खबरें आई हैं, लेकिन सोनिया गांधी से उस पर सहमति उनकी नहीं बन पाई है, जिस वजह से आज वो यहाँ पर देहरादून नहीं लौटे। विजय बोगड़ा उनका देहरादून लौटना टल गया है। तो माना जा रहा है कि कल दोबारा से उनकी सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद जो संभावित सूची है जो उन्होंने खुद सूची तैयार की है उस पर जब सोनिया गांधी की मोहर लगेगी उसके बाद ही कल देर शाम तक यहाँ पर विभागों का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि उसके बाद भी एक नया बवाल खड़ा उठ सकता है, क्योंकि जो मंत्री हैं कई लोग वरिष्ठ विधायकों को नजरअंदाज किया गया। कई ऐसे यहाँ पर मंत्री जो पहली बार मंत्री बने हैं लेकिन जो कद्दावर नेता हैं, जो कई बार से विधायक रहे, पूरे मंत्री रह चुके हैं, वो किसी भी कीमत पर इन मलाईदार विभागों को नहीं छोड़ना पाएंगे। और यही एक वजह है जो करोड़ों का बजट उसमें आता है, उसके पीछे वही एक वजह है जिस वजह से मलाईदार विभाग पर सभी मंत्रियों की यहाँ पर नजर है। आशीष, दीपक, जब सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे ऐसे में यकीनन बवाल तो होना ही है, और विजय बहुगुणा ये कोशिश कर रहे हैं कि बवाल ना हो, लेकिन जहां तक हालात हैं वो मुझे लगते हैं कि हालात ऐसे नहीं हैं कि बवाल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के फैसले के खिलाफ भी बगावत हो चुकी है उत्तराखंड में। हमने शुरू में ही देख लिया जिस तरीके से विजय बहुगुणा का नाम जब अनाउंस हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान हुआ था, कांग्रेस आलाकमान ने नाम तय किया था। कांग्रेस आलाकमान ने बाकायदा इसको अनाउंस किया था कि विजय बहुगुणा ही मुख्यमंत्री होंगे। बगावत का झंडा उसके बाद भी उठा था। एक बार फिर से हालात वही हैं, अब मंत्रालयों का बंटवारा होना है। थोड़े नरम हालात हैं, लेकिन हालात लगभग अगर हम देखें तो कमोबेश वैसे ही हैं। ऐसे में आपको, मुझे नहीं लगता जहां तक कि बवाल कम होगा, क्योंकि पहले भी कांग्रेस आलाकमान का फैसला था और इस बार भी कांग्रेस आलाकमान के ऊपर ही छोड़ा गया है। ऐसे में आपको लगता है कि संतुष्टि सबको मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे इंदिरा हृदय की कल एक बाइट याद आती है जब हल्द्वानी में उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की थी। तो इंदिरा हृदय से जब एक सवाल पूछा था कि वो क्या विभाग चाहती है, उनकी पसंद का विभाग क्या है, तो उनका जवाब आया था, भले ही चुटकी लेते हुए उन्होंने बोला था। तो उनका कहना था साफ तौर पर, मैं तो चाहती थी कि सारे विभाग मुझे मिल जाए। यानी कि उनका साफ तौर पर इशारा था कि वो उनको नज़रअंदाज किया गया है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी नजरें यही होंगी और उनकी आकांक्षा भी यही होगी कम से कम उनको जो महत्वपूर्ण विभाग है, खासतौर पर जो मलाईदार विभाग है वो उनको मिले। और पूर्व में जब इंदिरा हृदय मंत्री यहाँ पर रही थी तो लोक निर्माण विभाग उनके पास था। तो उस समय इंदिरा हृदय है या मैं सुरेंद्र सिंह नेगी की बात चाहूँगा, कोटद्वार से खंडूरी को वो हरा के यहाँ पर पहुंचे हैं, या दूसरे प्रीतम सिंह है चक्राता के जो विधायक है, अमृता रावत है सतपाल महाराज की जो पत्नी है, पूरा जोर इन लोगों ने लगा रखा है। और जो खबरें हमारे पास है कि बहुगुणा के आधे से ज़्यादा मंत्रियों ने बाकायदा डिमांड भी की है कि लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग उनको दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं पहले से उनकी नज़र यहाँ पर है। और ऐसे में सबसे बड़ा संकट यहाँ पर कांग्रेस के लिए यह है, बहुगुणा के लिए, कि जो यूकेडीपी का एक विधायक है, निर्दलीय जो विधायक है और जो बसपा के विधायक है, जिनकी बैसाखियों पर पूरी सरकार चल रही है, वो भी कहीं ना कम से कम यही चाहते हैं कि उनकी शर्तें यहाँ पर मानी जाए और उनको मलाईदार विभाग दिए जाएं। वरना जिस तरह की लगा, क्योंकि जो ऐसी सरकारें आती हैं, मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, जो बैसाखियों की जितनी भी सरकारें आती हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी की वो सरकार होती है, समझौते की वो सरकार होती है, और आगे चलकर
बहुत सारी दिक्कतें सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हम केंद्र में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुगुणा को उन सबको संतुष्ट करना भी बहुगुणा के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि जितने भी निर्दलीय हैं, यूकेडीपी के जो विधायक है या बसपा के जो विधायक है, वो भी अपनी शर्तों के साथ यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो अपने विधायक हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर बहुगुणा नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बड़ी पेशोपस में यहाँ पर बहुगुणा होंगे कि वाकई में कैसे वो यहाँ पर विभागों का बंटवारा करें। तो ऐसे में आला कमान पर ही उन्होंने अपना पूरा फैसला छोड़ दिया है कि आला कमान से जो सूची फाइनल होगी उसी का ऐलान वो यहाँ पर कल आके करेंगे। तो निश्चित तौर पर मलाईदार विभाग की चाहत रखने वाले विधायकों को, जो मंत्री हैं, उनको उनके विधायक नहीं मिल पाते, तो निश्चित तौर पर जो असंतोष है वो उभरेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो सामने आएगा। भले वो कैबिनेट की बैठक हो या जो अहम फैसले यहाँ पर लेने की बात आएगी, तो वहां पर भी वो असंतोष उभर सकता है, जो आज नहीं तो कल बहुगुणा के लिए मुश्किल जरूर खड़ी करेंगे। आशीष, लेकिन दीपक, एक सवाल, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी जानते हैं गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, कांग्रेस की ये जो सरकार है उत्तराखंड में, इसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। जो 4 बैसाखियां हैं, प्रमुख रूप से 3 निर्दल हैं, 1 यूकेडीपी है, इन चारों का भी एक अप्रत्यक्ष दबाव, प्रत्यक्ष दबाव भी होगा, ये विजय बहुगुणा ही समझते होंगे, लेकिन हम लोग को लगता है कि वो अप्रत्यक्ष दबाव है। ये दबाव तो जरूर होगा इन 3 निर्दलियों को और 1 यूकेडीपी के विधायक को संतुष्ट करना, चूंकि एक अभी नहीं बना है, लिहाजा जितने भी मंत्री बनाए गए हैं निर्दलियों के और यूकेडीपी के, इनको भी मलाईदार विभाग देना मजबूरी हो जाएगी, मुझे लगता है, विजय बहुगुणा की। नहीं, बिल्कुल, जिस शर्त पे जिन शर्तों पे उन्होंने समर्थन दिया है, तो निश्चित तौर पर वही बात है कि जब उन्हें मलाईदार विभाग मिलेंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसी शर्तों के साथ उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया था। हालांकि ये बातें खुलकर नहीं आई थी, लेकिन ये बातें जगजाहिर है कि समझौते की जितनी भी सरकार होती है, उन्हें कहीं ना कहीं जो समर्थन उन्हें बाहर से दिया था, उसको लेकर उनका दबाव लगातार यहाँ पर रहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण केंद्र का आपको देना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस के जो 19 सांसद हैं, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। रेल मंत्री का जो पद था, उसकी डिमांड उन्होंने की थी, और जब दिनेश त्रिवेदी को यहाँ पर हटाया गया, तो उसके बाद दोबारा से उन्हीं के सांसद को वो पद दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं वहां पर उनकी मजबूरी थी मनमोहन की। और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो 4 विधायक हैं, एक निर्दलीय और एक यूकेडीपी के और बसपा के, उनके बिना यहाँ पर सरकार चल ही नहीं सकती, क्योंकि 32 विधायक कांग्रेस के पास है, 31 भाजपा के पास है, और 36 के आंकड़े के लिए कहीं ना कहीं 4 विधायकों की कांग्रेस को और जरूरत है। हालांकि उनका समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन अगर उन्हें मलाईदार विभाग नहीं मिलते हैं, उनकी शर्तों के हिसाब से बहुगुणा नहीं चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में संकट में बहुगुणा सरकार यहाँ पर पड़ जाएगी। और जिस तरीके का दबाव अभी देखने को मिल रहा है, शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जब दिनेश धने को यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया गया, उनमें से एक जो पूरा मोर्चा उन्होंने गठित किया, तो पूरे के पूरे मोर्चे ने उसका विरोध किया है और दिनेश धने को मंत्री बनाने की यहाँ पर मांग की है। क्योंकि जब यहाँ पर बवाल शुरू हो सकता है, तो जब विभागों के बंटवारे की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर वो लोग यहाँ पर दबाव विजय बहुगुणा पर बना रहे होंगे, कांग्रेस आलाकमान पर बना रहे होंगे। और विजय बहुगुणा कांग्रेस आलाकमान को किस तरह संतुष्ट कर पाते हैं, उनकी जो अपनी सूची है, और फिर क्या सूची फाइनल होकर निकल के आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पैसे में जरूर यहाँ पर बहुगुणा है। इसके साथ साथ कांग्रेस आलाकमान भी, क्योंकि वो चाहते भी नहीं, वो 5 साल सरकार भी यहाँ पर चलाना चाहते हैं और उनको साथ भी लेकर चलना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके आगे उन्हें झुकना पड़ेगा, और आज ही नहीं झुकना पड़ेगा, उन्हें आज मलाईदार विभाग दे भी दिए जाते हैं, तो कल के दिन जो कैबिनेट में बैठक होगी, कैबिनेट को डिसीजन होंगे, उन पर भी वो सारे लोग हावी रहेंगे, क्योंकि सरकार उन्हीं के बूते पर यहाँ पर खड़ी है। आशीष, दीपक, 2 विभागों की बात की हमने, एक ऊर्जा विभाग है और एक पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है। ये विभाग या इनके जो मंत्रालय जो इनको गवर्न करते हैं, ऐसे मंत्रालयों के लिए सिर्फ यही 2 क्यों? कुछ ऐसे भी होंगे, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जो जनहित से सीधे जुड़े होते हैं, जिनसे जनता का सीधा सरोकार होता है। क्यों नहीं मंत्री उन पदों को, उन मंत्रालयों को लेना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड की जो सरकार है या जो मंत्री बनते हैं, उनमें संवेदनाएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं, महज अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश हो रही है? उत्तराखंड की आम जनता ने जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड का अलग राज्य की घोषणा की थी, अलग राज्य बनाया था, लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन हुआ था, मुझे नहीं लगता कि अब वो चीजें कहीं रह गई हैं। कम से कम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं यहां पर इतनी हावी हो गई हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति जो आम आदमी की हित के लिए होती है, वो अब कहीं भी सरवाइव नहीं करती, वो कहीं भी पटल पर दिखाई नहीं देती। नहीं, बिल्कुल। इन देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि वाकई में जो सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में वही है कि विधायक के बाद कोई, पहले तो विधायक बनना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, जब विधायक के बाद मंत्री बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं लालसा आगे बढ़ती रहती है और निश्चित तौर पर आदमी कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। और यही चीज़ यहाँ पर भी सामने आती है। जब मंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद पहली लालसा होती है कि मलाईदार विभाग उन्हें मिले। और जो 2 विभागों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग की, मैं खाली लोक निर्माण विभाग की बात करूँ तो करोड़ों रुपये का बजट यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में आता है हर साल, और हजारों किलोमीटर सड़कें की मरम्मत के लिए ही कई करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। तो
तो ऐसे में जो कोई भी मंत्री अगर अपने विभाग को उस विभाग का मुखिया बनता है तो निश्चित तौर पर अपने लोगों को वो टेंडर देता है, अपने लोगों को ठेके देता है और ऐसे में उसकी कीमत उनसे वसूलता है। ये बात भले ही पर्दे के पीछे रही हो, लेकिन पूर्व में जितने भी ऐसे मामले हुए जो घोटाले सामने आते रहे हैं, उनमें यही चीज़ सामने आई है कि बड़ा घालमेल इन सारे विभागों में होता है। लोक निर्माण विभाग की खासकर बात करें, ऊर्जा विभाग की मैं बात करूं तो पूरे उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजना है वही उसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि ऊर्जा विभाग में बहुत ज़्यादा बजट हालांकि नहीं है, लेकिन जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उन पर सभी मंत्रियों की नज़र है, क्योंकि उन जल विद्युत परियोजनाओं में एक एक परियोजनाओं में करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च होता है। उन परियोजनाओं की एक एक टनल बनाने में लाखों रुपए यहाँ पर खर्च होता है। तो वो पैसा अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पैसे का परसेंटेज अगर हम 0.1% भी यहाँ पे लेते हैं तो करोड़ों रुपए मंत्री तक, छोटे से अधिकारी से लेकर मंत्री तक यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि ये कई सारे ऐसे मामले पूर्व में सामने भी आए हैं, जिस तरीके निशंक सरकार की हम बात करें तो 1 मेगावाट से कम की जो जल विद्युत परियोजनाएं थी, 56 परियोजनाएं, उन पर उन्हें रोल बैक लेना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं और भाजपा सरकार में इन चीज़ों पर कंट्रोल लगाने की कोशिश तो की थी और मुख्यमंत्री ने सारे विभाग अपने पास रखे थे, लेकिन उसके बावजूद निशंक का ही उसमें नाम सामने आया था। तो ऐसे में बहुगुणा एंड टीम यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है, आलाकमान क्या डिसीजन लेता है इन दोनों विभागों को लेकर, क्या वाकई में मुख्यमंत्री अपने पास वो विभाग रखेंगे? लेकिन अगर बहुगुणा अपने पास भी वो भाग रखते हैं तो बहुगुणा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये है, क्योंकि बहुगुणा पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर चुके हैं और वो उस कुर्सी को उन्होंने हासिल किया जिसके कई सारे यहाँ पे दावेदार थे। ऐसे में उन दावेदार को ये कभी भी मंजूर नहीं होगा कि जो मलाईदार विभाग है वो भी बहुगुणा मुख्यमंत्री के पास ही रहे। कहीं ना कहीं उन सब ने अपनी नजरें तरेल ली हैं और चाहते हैं किसी भी हाल में उनको विभाग यहाँ पर मिले। आशीष, दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मंत्रालयों को लेकर आपसी खींचातान चल रही है, ऊर्जा विभाग जिसकी बात हम कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग है, ऐसे कई पीडब्ल्यूडी है, लेकिन आखिर इसका सलूशन क्या है? विभागों मंत्रालयों का जो बंटवारा होता है, इसको लेकर जो खींचतान चल रही है, इसको रोकने के लिए विजय बहुगुणा क्या बीजेपी का जो फार्मूला निकाला हुआ था उसी फार्मूले पर फिर से चलेंगे, या फिर वो कुछ और नया शिगुफा छोड़ सकते हैं, कोई नया फार्मूला निकाल सकते हैं? देखिए, नया तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ निकलेगा या नया कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि दो ही चीज़ें, या तो फिर वाकई में अपने पास वो विभाग को रखें जो बीजेपी का फॉर्मूला था, बीजेपी सरकार ने जो अपनाया था, या फिर निश्चित तौर पर उन्हें किसी मंत्री को वो विभाग देने पड़ेंगे जिससे उम्मीद है कि उसमें आगे वाले टाइम पर कोई घालमेल ना हो। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस में परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ पर हो पाएगी। हाँ, भाजपा वाला जो फॉर्मूला है उसको वो अपना सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिश करें कि जो मंत्री हैं 11 उनको दूसरे विभाग बांट दिए जाए और जो महत्वपूर्ण विभाग है जिनकी लगातार डिमांड हो रही है, जिसके लिए आपस में मारामारी मंत्रियों में बची है, तो ऐसे में वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री अगर अपने पास रख लेते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा, मुख्यमंत्री अगर वो दोनों विभाग अपने पास रखते हैं तो लेकिन सबसे बड़ी मलाई तो वो खुद खाकर बैठे हुए, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसके उत्तराखंड में तकरीबन आधा दर्जन यहाँ पर दावेदार थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो जो 7 सूत्री समझौते की मैं बात यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो दिल्ली में जब हरीश रावत का खेमा लगातार विरोध कर रहा था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मलाईदार विभागों की बात भी वहां पर उठी होगी और उस 7 सूत्री समझौते में वो मलाईदार विभागों की बात भी होगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर विजय बहुगुणा के लिए बहुत मुश्किल होगा भाजपा के फॉर्मूले को अपनाना और किसी न किसी मंत्री को उन्हें विभाग देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भले ही वो दबाव में आके दें, ये बात करूं खासतौर पर हरीश खेमा जो पूरे मंत्रिमंडल में हावी है, वहीं पर 7 सूत्री जो समझौता जो एजेंडा था उस पर सहमति भी बनी है, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक पार्ट रहा है और ऐसा ही माना जा रहा है कि हरीश रावत खेमे में ही जो लोक निर्माण विभाग जैसा मलाईदार विभाग है वो जा सकता है, जिसकी शुरू से ही डिमांड की जा रही है। आशीष, दीपक, यकीनन, लेकिन जो भी फार्मूला निकालेंगे एक कांग्रेस साला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया फैसला। हमने देखा आज विजय बहुगुणा जो लिस्ट लेकर पहुंचे थे, आज हालांकि फाइनल लिस्ट वहां से जारी नहीं हो पाई है जिस तरीके से, तो कांग्रेस साला कमान पे फैसला छोड़ दिया गया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस साला कमान के लिए भी आसान काम है, क्योंकि वो पहले ही देख चुकी है किस तरह से बगावत हो चुकी है उसके फैसले खिलाफ? तो क्या कांग्रेस साला कमान के लिए भी यह आसान होगा, या फिर उसी तरीके से कोई किसी ऐसे मंत्रालय की जानकारी नहीं होगी, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसी तरीके से बंटवारा कर दिया जाएगा? कांग्रेस आला कमान की राह मुझे आसान नहीं दिखती यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आज का जो दिल्ली में घटनाक्रम है उसके बाद तो यही लगता है कि कांग्रेस आला कमान भी इसको लेकर मुश्किल में है कि आखिर इन विभागों के बंटवारे का जो टेंशन है इसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आज जब बहुगुणा ने जो सूची बहुगुणा यहाँ से बनाकर लेके गए थे, उसको जब उन्होंने सोनिया गांधी को दिखाया, उनसे उसको लेकर चर्चा की, तो सोनिया गांधी से ने उस पर अपनी सहमति नहीं जताई, जिसके कारण ही बहुगुणा का आज उत्तराखंड लौटना टल गया है और विभागों के बंटवारा भी आज नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आला कमान है वो भी इसको लेकर पेशो बस में, वो नहीं चाहता कि एक संकट से हम यहाँ पर निकले हैं बड़ी मुश्किल से, जो हरीश रावत समर्थक विधायकों ने बगावत की थी, अब
विभागों के बंटवारे को लेकर कोई दूसरा संकट यहाँ पर खड़ा हो जाए, अगर जल्दबाजी में विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है, निश्चित तौर पर उसको लेकर गहन मंथन आज हुआ होगा और कल भगोड़ा दोबारा से सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और पूरी प्रदेश की जो राजनीतिक जो फिलहाल की जो स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए शायद कोई ना कोई फैसला यहाँ पर लिया जाएगा और विभागों का बंटवारा भी उसी ढंग से किया जाएगा। हो सकता है इसमें जो पूर्व में मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में उनका यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर किसी जो नए कई सारे ऐसे मंत्री जो पहली बार यहाँ पर मंत्री बने हैं उन्हें इस तरह के विभाग निश्चित तौर पर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं सवाल इस पर उठेंगे। अगर आगे कोई गड़बड़ी होती है तो कांग्रेस आलाकमान कहीं से भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से वो अपनी सरकार को, अपने बहुगुणा को यहाँ पर संकट में डालें और बहुत ही सोच समझ कर इन विभागों का बंटवारा करने के मूड में वो दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से विजय बहुगुणा आज यहाँ पर देहरादून नहीं लौटे और कल वो दोबारा वहाँ पर बैठक करेंगे, दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे शायद, जिसके बाद ही कोई सहमति बनने के आसार इसमें नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि कल भी शायद सहमति बन जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जितने भी ऐसे मंत्री हैं वो दबाव डाल रहे होंगे और दिल्ली में शायद कुछ मंत्री डटे भी हुए हैं, वो चाहते हैं कि और हर तरह के सोर्स वो लोग वहाँ पर लगा रहे हैं, भले वो कांग्रेस आलाकमान तक अपने सोर्स लगाने की बात क्यों ना हो। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत मुश्किल भरा ये क्षण है इसका फैसला लेना, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि दोबारा से उत्तराखंड में ऐसे ही हालात पैदा हों जैसे अभी कुछ दिन पहले हुए थे। आशीष दीपक, कुछ नाम हैं, सुबोध उनियाल, विजयपाल सिंह सजवाण, दिनेश धने, उमेश शर्मा काऊ, नौप्रभात, हमने शुरू से इन शक्लों को देखा है विजय बहुगुणा के इर्द गिर्द। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी का ऐलान हुआ था विजय बहुगुणा का, तब से हम चेहरों को विजय बहुगुणा के इर्द गिर्द देखते रहे हैं और यकीनन ये समर्थक है विजय बहुगुणा के और इन्होंने अपना समर्थन दिया है विजय बहुगुणा के, लेकिन ये मंत्री पद नहीं पा सके हैं। ये किचन कैबिनेट में है विजय बहुगुणा के। अब इस किचन कैबिनेट को संतुष्ट रखना भी मुझे लगता है विजय बहुगुणा के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि एक तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है उसमें इनको मंत्री पद नहीं दिया जा सका है, तमाम ऐसे नाम हैं मैंने गिनाए, अब इनको किचन कैबिनेट में रखा गया है। क्या इस तरीके से इनको संतुष्ट रखा जा सकता है या महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद हमें यह देखने को मिल सकता है कि किचन कैबिनेट के ये जो मंत्री हैं, इनके सुबोध उनियाल और ये तमाम नाम जो है दिनेश धने, इनमें से भी कोई असंतुष्ट उभर सकता है? नहीं, बात वो नहीं, जब जिस दिन मंत्रिमंडल की गठन यहाँ पर हुआ था तो उसी दिन असंतोष के स्वर यहाँ पर उगते। भले मैं दिनेश धने की बात करूँ, सुबोध उनियाल की बात करूँ, नवप्रभात की बात करूँ, तो लगातार हालांकि खुलकर इन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन जो लगातार खबरें आई थी कहीं ना कहीं बहुगुणा से वो नाराज थे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जब कांग्रेस में संकट था, जब सभी विजय बहुगुणा के अपोज में खड़े थे, हरीश रावत के समर्थन में वहाँ पर खड़े थे, तो ऐसे समय में वो लोग विजय बहुगुणा के साथ में खड़े थे, उनका समर्थन किया है। और जब फल बांटने की बहरई, जब मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन किया गया, क्योंकि वो भी वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के रहे हैं, विजय बहुगुणा के पुराने साथी रहे, तो ऐसे समय में उनको नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि विजय बहुगुणा कभी भी नहीं चाहते थे कि उन लोगों को नजरअंदाज किया जाए, उनको मंत्री ना बनाया जाए, लेकिन विजय बहुगुणा के सामने परिस्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से उन्हें अपने सहयोगियों को, जो उनके खास माने जाते थे, उनको नजरअंदाज करना पड़ा। तो असंतोष तो अभी भी है, हालांकि वो खुलकर जाहिर नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आपने किचन कैबिनेट का जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, बिल्कुल तौर पे वो जायज़ है कि उस किचन कैबिनेट में जितने भी लोग विजय बहुगुणा के खास हैं, खास हैं, करीबी हैं, उनको आगे विजय बहुगुणा कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या या 1, 2 या 2 साल के बाद वाकई में कोई मंत्री। दीपक, एक बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा मंत्रालय के बारे में क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि जो इस पद को संभालता है, इस मंत्री बनता है, वो फिर दोबारा विधायक भी नहीं बन पाता, तो क्या इनपुट कुछ मिला है कि इसे कौन संभालेगा? नहीं, बिल्कुल शिक्षा मंत्री का जो मिथक था वो सही साबित हुआ उत्तराखंड में। इस बार कंडारी जैसे चुनाव हार गए, उससे पहले की बात करें जितने शिक्षा मंत्री रहे वो लगातार चुनाव हारे हैं और इस बार अभी तक हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो कांग्रेस के बागी थे निर्दलीय हरीश दुर्गापाल, उनको शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश दुर्गापाल के को भी ये जरूर मालूम होगा कि पूर्व में जो जितने शिक्षा मंत्री रहे वो कभी भी चुनाव नहीं जीते हैं उसके बाद। हालांकि हरीश दुर्गापाल लगातार वहां पर 3 बार से विधायक हैं और उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है और इसी का नतीजा ये है कि उन्होंने बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और उसके बाद भी यहाँ पर वो जीते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरीश दुर्गापाल के जरूर ये चिंता का विषय होगा कि अगर वाकई में उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया जा रहा है, जो जैसी खबरें हमारे पास आ रही, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको लेकर जरूर सोच रहे होंगे। यकीनन। बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को हम बता दें, दरअसल एक किंवदंती जैसा बन गया है कि जो भी शिक्षा मंत्रालय संभालता है उत्तराखंड में, फिर वो विधायक भी नहीं बन पाता, मंत्री बनने की तो बात छोड़िए। माधर सिंह कंडारी ने इस बार ये साबित भी कर दिया और वो हार गए हैं, विधायक भी नहीं बन पाए, शिक्षा मंत्री थे वो बीजेपी की सरकार में। तो दरअसल शिक्षा मंत्री बन पाना सबकी बस की बात भी नहीं होती और सियासत का गुणाभाग करने वाले जानते हैं कि अगर आम जनता को सही तरीके से शिक्षित कर दिया जाए तो फिर
सियासत का गुणा भाग करना सियासी राजनीतिज्ञों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जनता हर गुणा भाग समझ जाएगी तो फिर उनको सत्ता कैसे मिलेगी। तो विजय बहुगुणा मुश्किलों में लगातार घिर रहे हैं। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि 10 मुश्किलें सामने आ जाती हैं। कैबिनेट तो बन गई किसी तरीके से, जैसे तैसे कैबिनेट बन गई, लेकिन अब यहां पर मुश्किलें ये आ गई हैं कि कैबिनेट में मंत्रियों को उनके मनपसंद मलाईदार विभाग कैसे दिए जाएं, मलाईदार मंत्रालय उनको कैसे दिए जाएं ताकि मलाई कम मिलने या न मिलने की शिकायत फिर से उनके सामने ना आए। तो पेशानी पर बल अभी भी विजय बहुगुणा के बना हुआ है। अब दिलचस्प देखना यह होगा कि कैसे अपनी मुश्किलों को हल कर पाते हैं विजय बहुगुणा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।